चलो भाई हमारा आज के आज तीसरा हमारा क्लास है इसमें तीसरा वीडियो है ये एलटी ग्रेड जीआईसी के लिए जो नया स्पेशल शुरू किया गया है। और आप देख रहे हैं हड़प्पा पार्ट 2 इसको नाम दिया गया है। का मतलब है कि हम हड़प्पा का एक वीडियो पीछे ऑलरेडी कर चुके हैं। टॉपिक क्योंकि बड़ा था इसीलिए इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। जो टॉपिक बड़े होंगे उनको दो पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर हड़प्पा पार्ट 2 की बात करेंगे। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, जिन लोगों ने वो नहीं देखा है जाकर के एक बार देख लीजिएगा। हर एक वीडियो दूसरे से कनेक्ट है, इसलिए उसको ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत इम्पोर्टेंट है, जो बच्चे इसको देख रहे हैं उनके ओपिनियन बता रहे हैं कि उनको बहुत फ़ायदा, कई बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं मैम इसको कंटिन्यू रखिए, तो हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। आप परेशान मत होइए, पूरा सिलेबस हम इसे कवर करेंगे, बस आप इसको पढ़ते रहिए, अच्छे-अच्छे कमेंट्स करते रहिए, क्योंकि आप जब अपने कमेंट्स हमें देते हैं ना, तो उससे हमें पता चलता है कि आपको इसकी नीड है और इससे थोड़ा इंस्पिरेशन भी मिलता है। तो आप इसको पढ़िए, शेयर करिए और अच्छे-अच्छे कमेंट्स करिए, ठीक है? तो हड़प्पा सभ्यता पार्ट 2 की जब हम बात करते हैं, तो इसका बैकग्राउंड भी वही है बच्चों जो कि पार्ट 1 का बैकग्राउंड था, क्योंकि टॉपिक सेम ही है हड़प्पा सभ्यता। इससे पहले हमने स्टोन एज पढ़ा था, पाषाण काल पढ़ा था, उसके बाद ये हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा सिविलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पर आपने देखा कि सिविलाइजेशन यानी कि सभ्यता शब्द का पहली बार भारतीय इतिहास में जो प्रयोग किया गया, वो हड़प्पा के लिए ही किया गया। इससे पहले कहीं भी सभ्यता शब्द यानी कि सिविलाइजेशन का यूज़ नहीं किया गया था। बड़ी इंटरेस्टिंग बात मुझे यहाँ याद आ रही है कि जब ब्रिटिशर्स ने भारत को अपनी कॉलोनी बनाया और उन्होंने एक्सप्लॉइट किया, और जब उनको एक तरह से ये कहा गया कि आप इंडिया को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, यहाँ के लोगों को आप शोषण कर रहे हैं, तो उन्होंने इसको कैसे जस्टिफाई किया? वो कहते हैं, ब्रिटिश कहते हैं कि हम भारत को सिविलाइज़ करने आए हैं। भारत बहुत असभ्य देश है, जाहिल लोगों का देश है, इनको हम सिविलाइज़ करने, सभ्य बनाने आए हैं। और खुद उन्हीं ब्रिटिश ने ही अपने जो जब मैंने बताया कराची से लाहौर के लिए जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो जो बर्टन ब्रदर्स थे, तो बर्टन ब्रदर्स को वहाँ की खुदाई में कुछ ऐसे एविडेंस मिले जो कि हिस्टोरिकल थे, और उसी से फिर आगे चल कर के हड़प्पा या जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उसके बारे में फिर आगे पता चला। तो आप सोचो कि हमें कैसे ये कह सकते हैं ब्रिटिश के हम अनसिविलाइज़ थे, उन्होंने हमें सिविलाइज़ किया है। ऑब्वियस सी बात है कि एक एंशिएंट हमारे पास कल्चर है, एक एंशिएंट सिविलाइजेशन है जो कि अपने सिमिलर दूसरी जो सिविलाइजेशन थी मैंने आपको बताया, जैसे मिस्र की थी, इजिप्शियन सिविलाइजेशन है, या जो सुमेरियन सिविलाइजेशन है जो कि दजला फरात रिवर के बीच में यानी कि वर्तमान इराक के पास डेवलप हुई। तो उन सबसे ज़्यादा डेवलप थी हड़प्पा सभ्यता। इसका मतलब है अब ये भ्रम तो दूर हो जाना चाहिए कि इंडिया को सभ्य बनाया अंग्रेजों ने। इंडिया ऑलरेडी पहले से सभ्य था, सिविलाइज़ था। और हाँ, बीच में जो ये ब्रेक हुए हैं, जैसे आगे आप वैदिक पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे वैदिक में अचानक हमारी जो एक सोसाइटी है, वो एक डिक्लाइन हो जाती है। वहाँ पर एकदम रूरल कल्चर और जो ट्रेड था, जो व्यापार था, वो बहुत डिक्लाइन आपको दिखाई पड़ता है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता जो है, ये एक अर्बन सिविलाइजेशन था। इनके बारे में थोड़ी-सी हम बता दें। हड़प्पा सभ्यता की कुछ यहाँ पर विशेषताएँ हैं, उनके बारे में बात करें। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता, है ना? कांस्य युगीन सभ्यता इसको क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये कांसे का बहुत यूज़ करते थे। कांसा कैसे बनता है? कांसा बनता है टिन और किसके प्रयोग से? टिन और तांबे के मिलाकर के कांसा बनता है। देखो ये जो कुछ चीज़ें यहाँ पर जान लो, जैसे भारत में पहली बार जो साक्ष्य मिलता है उसके हिसाब से कि इंसान ने पहली मेटल जिसका यूज़ किया, वो पूरी हिस्ट्री में ये पता चलता है कि वो मेटल जिसका इंसान ने सबसे पहली बार प्रयोग किया, वो क्या था? तांबा था, ठीक है? वो पशु जिसको पहली बार पेट या पालतू बनाया गया, ये क्या था? कुत्ता था। वो भगवान जिनकी सबसे पहले पूजा हुई, वो प्रोटो शिवा या आदि शिवा थे, भगवान शिव थे, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता से हमको मिली हैं। आज का हमारा जो क्वेश्चन्स है, वो हड़प्पा सभ्यता में, क्योंकि हम हड़प्पा सभ्यता के जितने भी स्थल थे, उनको कवर कर चुके हैं। आज हम इनके धार्मिक जो जो समाज है, धर्म है, संस्कृति है, इनके बारे में बात करने वाले हैं। बाकी व्याख्या हम आगे करेंगे। तो ये हड़प्पा सभ्यता प्रोटो हिस्टोरिक एज में थी, कांस्य युगीन थी, और ये भगवान शिव की पूजा करते थे। मूर्ति पूजा का सबसे प्राचीन साक्ष्य हमें हड़प्पा सभ्यता से ही मिला है, जिसमें शिवलिंग की पूजा की जाती थी, और भगवान शिव की पूजा की सबसे प्राचीन साक्ष्य हमको हड़प्पा सभ्यता से ही मिलते हैं। बाकी बातें हम आगे करेंगे। चलिए चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है हमारा, वह संधपुरा स्थल जहां झूकर झाकर संस्कृति का विकास हुआ।
झूकर झाकर संस्कृति जो है, देखो हड़प्पा सभ्यता एक लंबे समय तक स्टैब्लिश रही, उसके बाद इसमें थोड़ा सा पतन होना शुरू हो गया, और जब इसका पतन हुआ तो इसी की पृष्ठभूमि पर, इसी के बैकग्राउंड पर कुछ दूसरी जो संस्कृतियां हैं वो यहाँ पर विकसित हुई। उन्हीं में से एक थी झूकर झाकर। ठीक है, तो झूकर झाकर संस्कृति का विकास इनमें से किस स्थान पर हुआ था, जबकि वो पहले सैंधव था, यानी कि वह सैंधव पुरास्थल का नाम बताना है इनमें से, जहां पर आगे चल करके झूकर झाकर संस्कृति का विकास हुआ है। ठीक है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए सुरकोटदा, और ध्यान से ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन ए सुरकोटदा, ऑप्शन बी चन्हू, ऑप्शन सी लोथल, और ऑप्शन डी कालीबंगा। तो जिन बच्चों ने पहला वीडियो नहीं देखा है वो देख लें, इन सब के बारे में हम बात कर चुके हैं, स्थलों के बारे में बात हो चुकी है। तो झूकर झाकर संस्कृति इनमें से किस सैंधव स्थल पर विकसित हुई? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चन्हू। चन्हू में आगे चल करके झूकर झाकर संस्कृति का विकास हुआ। अब चन्हू के बारे में थोड़ा सा विस्तार हम लोग जानेंगे। देखो, चन्हू जो है सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित था, बाएं मतलब लेफ्ट साइड में स्थित था। और चन्हू की जो खोज है वो कब हुई है? 1931 में हुई है। और किसने की है? एनजी मजूमदार। ठीक है, किसने की है इसकी खोज? एनजी मजूमदार। एनजी मजूमदार ने इस चन्हू की खोज की थी 1931 में। और यहाँ पर जब सिंध सभ्यता का पतन हो गया धीरे धीरे, तो सिंध सभ्यता के अवशेषों पर ही यहाँ पर झूकर झाकर संस्कृति का विकास हुआ है। झूकर झाकर संस्कृति के बारे में हम थोड़ा सा और जान लेते हैं कि झूकर झाकर संस्कृति एक तो परवर्ती हड़प्पाई स्थल है। परवर्ती का मतलब होता है कि जब हड़प्पा सभ्यता समाप्त हो गई या उसका पतन हो गया उसके बाद विकसित होने वाली सभ्यता है, क्योंकि एक प्री हड़प्पन है और एक पोस्ट हड़प्पन है। तो ये पोस्ट हड़प्पन या परवर्ती हड़प्पन है, ऐसे भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो जब एक तो ये परवर्ती हड़प्पन है। दूसरा ये कि जब हड़प्पा संस्कृति का पतन हो रहा था तो उसी के बाद सिंध के आसपास जो कुछ मिट्टी के बर्तन मिले हैं, उन मिट्टी के बर्तनों के आधार पर इसे झूकर संस्कृति का नाम दिया गया है। और इसे झूकर नाम क्यों कहा गया? झूकर नाम क्यों दिया गया? क्योंकि सिंध में एक स्थान है झूकर। ठीक है, सिंध में झूकर नाम का एक स्थान है जहां पर बड़ी मात्रा में मिट्टी के कुछ ऐसे बर्तन मिले हैं जो कि एक समान संस्कृति की तरफ इशारा करते हैं। तो इसीलिए इसे झूकर झाकर संस्कृति का नाम दिया गया है। बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी चीजें आगे और आएंगी तो हम बताएंगे आपको इससे संबंधित। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार द ग्रेट बाथ की खोज किसने की थी? कल मैंने लास्ट एपिसोड में आपको बताया था कि मोहनजोदड़ो से एक विशाल स्नानागार मिला है, जो उस समय एक आश्चर्य कर देने वाली एक इमारत है, जिसको देख करके इतिहासकार अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय विज्ञान और विज्ञान का कितना विकास हो चुका था, किस प्रकार से ये स्नानागार बनाया गया था। तो फिलहाल यहाँ पर आपको बताना है कि इसकी खोज किसने की थी। ठीक है, स्नानागार की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए मार्शल, ऑप्शन बी माधव स्वरूप वत्स ने, ऑप्शन सी आर डी बनर्जी ने, और ऑप्शन डी कनिंघम ने या कर्निंघम ने। ठीक है, तो इसकी जो खोज है वो किसने की थी, ये आपको बहुत सावधानी से, क्योंकि आप देखेंगे कि इसकी जो मोहनजोदड़ो की जो खोज है वो किसने की थी, ये भी आपको इसी में हम बता देंगे। तो आप आंसर समझ गए होंगे अगर पिछला वाला आपने पढ़ा होगा। ऑप्शन सी इसका आंसर है, आर डी बनर्जी, राखालदास बनर्जी इनका पूरा नाम है, राखालदास बनर्जी, आर डी बनर्जी। और आर डी बनर्जी ने 1922 में जब मोहनजोदड़ो की खोज की थी, उसी समय यहाँ से एक विशाल स्नानागार के साक्ष्य भी मिले थे। और ये स्नानागार जो इस प्रकार से कुछ था कि इस स्नानागार के, ये भी प्रश्न पूछा गया है, नॉर्थ में यानी कि उत्तर में और साउथ में, दक्षिण में सीढ़ियां बनी हुई हैं इसमें उतरने के लिए और निकलने के लिए। ये जो एक स्विमिंग पूल टाइप का, लेकिन इसको स्विमिंग पूल नहीं कहा गया है क्योंकि स्विमिंग पूल का प्रयोग एक अलग प्रकार से होता है। इतिहासकार मानते हैं कि इस स्नानागार का इस्तेमाल कुछ धार्मिक क्रियाओं के लिए किया जाता होगा, सामूहिक स्नान के लिए किया जाता, इसलिए इसको पूल नहीं कहा गया है, स्नानागार ही कहा गया है। ठीक है, वो फिर एक अलग चीज हो जाएगी। तो नॉर्थ और साउथ में इसकी सीढ़ियां बनी हुई हैं। और इसकी जो लंबाई है, ध्यान दीजिएगा, इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण तक जो है वो 33 मीटर है, 33 मीटर है। और इसकी जो गहराई है, इसकी जो लंबाई है, स्नान कुंड की लंबाई है वो 11.8 मीटर है। और इसकी चौड़ाई 7.04 मीटर है। और इसकी गहराई
2.43 मीटर है, इसकी जो डेप्थ है वो 2.43 मीटर है। इस तरह से ये जो ग्रेट बाथ जो है वो तैयार किया गया था। अब किस उद्देश्य से किया गया था, इसमें ज्यादातर जो मान्य मत है वो धार्मिक उद्देश्य ही माना गया है, क्योंकि इसके आसपास पुरोहित आवास भी मिलते हैं। ठीक है, पुरोहित आवास, और पुरोहित यहाँ पर सामूहिक रूप से किसी धार्मिक अनुष्ठान का संपादन करते थे, ऐसा कुछ साक्ष्य यहाँ से मिलता है। ठीक है, आंसर मिल गया आपको, आर डी चटर्जी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के समाज में कौन सा पशु शक्ति के प्रतीक के रूप से प्रतीक के रूप में जाना जाता था? मैंने आपको बताया था द सिंबल ऑफ पावर जो है वो कौन था इनमें से, जिसका सबसे ज्यादा चित्रण मिलता है और जो पूजनीय था, पवित्र पशु माना जाता था सिंधु सभ्यता में? ए वृषभ, बी घोड़ा, सी सिंह, और डी गज, मतलब हाथी। प्रश्न आपने पूछना होगा, आंसर भी आपको पता चल ही गया होगा, फटाफट बता दो। बच्चे आंसर करते अच्छा लगता है, आपके कमेंट्स हम चेक करते हैं डेली, तो जो जिन्हीं होते हैं उनके आंसर भी दिए जाते हैं, तो हम देखते हैं कि उसमें कई बच्चे बहुत क्विकली आंसर देते हैं। अच्छा लगता है आप जब एक्टिव रहते हैं इसमें, इसलिए हम इसका प्रीमियर लगा देते हैं, जिससे कि आप थोड़े से एक्टिव रहें। लाइव भी आएंगे, पहले से बताएंगे, उसके बाद लाइव भी आएंगे, अभी थोड़ा टाइम सेट नहीं हो पा रहा है। तो जल्दी से आंसर पता चल गया होगा। जी हाँ, आंसर है ऑप्शन ए वृषभ। ठीक है, वृषभ जो है वो इनका सबसे ज्यादा एक तो सबसे ज्यादा पवित्र पशु भी था, और शक्ति के प्रतीक के रूप में इसको माना जाता था। ठीक है, शक्ति के प्रतीक के रूप में इसको इसकी पूजा की जाती थी एक प्रकार से, ये ध्यान में रखिएगा वृषभ। ये जो बाकी के तीन ऑप्शन है, तीन ऑप्शन देखो और मुझे कमेंट करके बताना कि इनमें से वो कौन सा पशु है जिसके बारे में स्पष्ट जानकारी सिंधुकालीन लोगों को नहीं थी। ये प्रश्न पूछा गया है। चलते हैं थैंक यू। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु या मेटल का ज्ञान नहीं था? इनमें से कौन सी वो धातु है जिसके बारे में इंडस वैली के लोग नहीं जानते? ए सोना, बी चांदी, सी लोहा, डी तांबा। तो आपने अगर सिंधु सभ्यता को डिटेल्स में पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा ये लोग का व्यापार भी, ट्रेड भी करते थे ये गोल्ड के बारे में। चांदी के भी साक्ष्य मिले हैं, तांबे के तो मिले ही है, लेकिन लोहे का कोई साक्ष्य यहाँ से नहीं मिलता। ये लोग लोहे के बारे में नहीं जानते थे। लोहे के बारे में पहला साक्ष्य अतरंजी खेड़ा से मिलता है। उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा में भारत में सबसे प्राचीनतम लोहे का साक्ष्य मिलता है। ध्यान रखना, दक्षिण भारत में 1000 ईसा पूर्व में ही महापाषाण कालीन संस्कृति, जो मेगालिथिक पीरियड था हिस्ट्री का, उसमें लोहे के साक्ष्य मिलते हैं। लेकिन उत्तर भारत में अतरंजी खेड़ा से प्राप्त होने वाले जो लोहे के साक्ष्य हैं वो दक्षिण भारत से के बाद के हैं। यानी कि अगर हम देखें, भारत में पहली बार लोहे की जानकारी दक्षिण भारत से शुरू होती है, ऐसा अनुमान लगाया गया है, जो 1000 ईसा पूर्व तक जाती है, 1000 बीसी बिफोर क्राइस्ट तक ये जाती है। और उत्तर भारत में बाद में इसकी जानकारी मिली है। क्लियरली अगर देखा जाए, स्पष्ट रूप से अगर देखा जाए, तो उत्तर वैदिक काल से लोहे के बारे में व्यापक जानकारी मिलने लगी है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल, और आगे चल करके इसी लोहे के बेस पर फिर महाजनपदा पीरियड जब आता है 600 ईसा पूर्व में, यहीं से भारत में द्वितीय नगरी क्रांति का आरंभ होता है। फिलहाल सिंधवासियों को लोहे का ज्ञान नहीं था, और बाकी इनको ज्ञान था, जैसे कांसे का तो ये लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया करते थे। ठीक है, और कांसा, टीन, तांबा को मिलकर तैयार किया जाता था। चांदी और सोने की जानकारी थे। ठीक है, और ये जो फसल जैसे खेती करते थे, तो खेती में फसल कैसे काटते थे? ये फसल काटने के लिए पत्थर के हंसिए का इस्तेमाल करते थे। पत्थर को एक तरफ से, जैसे चॉपर था ना, चॉपर चापर आपने पीछे स्टोन एज में देखा, तो वैसे ही उसको एक साइड से घिस करके बहुत शार्प कर दिया जाता था, उसी से फसलें काट ली जाती थी, है ना। और चांदी के बारे में आप फैक्ट देखेंगे कि हड़प्पा वासी चांदी कहाँ से मंगाते थे, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो हड़प्पा वासी चांदी मंगाते थे ईरान और अफगानिस्तान से। ईरान और अफगानिस्तान से ये लोग चांदी का आयात करते थे। ठीक है, अफगानिस्तान और ईरान से चांदी का इंपोर्ट किया करते थे, चांदी के बारे में भी है। और सोना कहाँ से मंगाते थे ये लोग? सोना मंगाते थे ये दक्षिण भारत में, कर्नाटक में खाने हैं सोने की, वहां से, और अफगानिस्तान से। तो साउथ इंडिया से, दक्षिण भारत से और अफगानिस्तान से ये सोने का इंपोर्ट किया करते थे। तांबा तो भारत में बहुत सारा खेतड़ी की खदानों में, राजस्थान में बहुत सारे भंडार थे तांबे के, लेकिन लोहे की कोई जानकारी नहीं थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, मांडा
पुरातात्विक स्थल जो भारत की सीमा के अंतर्गत हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा सभ्यता के सबसे उत्तरी छोर पर था। ठीक है, ये किस नदी पर स्थित है? पिछले वीडियो में इसकी व्याख्या की गई है, अगर आपने पढ़ा है तो आंसर आप समझ गए होंगे। ये कहां पर, देखो ये कश्मीर में था। मैंने आपको बताया था कि जो इंडस वैली थी या इंडस कल्चर जो था, सिविलाइजेशन था, ये इसका जो पूरा जो डायरेक्शन है, नॉर्दर्न पॉइंट मैंने बताया, साउदर्न पॉइंट बताया, इसका मैंने वेस्टर्न पॉइंट आपको बताया था कहाँ तक है, और उसके बाद ईस्टर्न बताया था। ठीक है, और ये साउदर्न को लेकर के डाउट्स है हिस्टोरियंस में, लेकिन क्लियरली जो बताया है मैंने ज्यादातर वही मानते। तो नॉर्दर्न में जो था ये मांडा, सबसे उत्तरी स्थल मांडा था, मांडा है जो कि कहाँ, कश्मीर में। ठीक है, ये सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी, साउदर्न पार्ट जो है ये नॉर्दर्न महाराष्ट्र के दायमाबाद में, अहमदनगर जिले में माना गया है, पिछले बता दिया है हमने, दायमाबाद में। ईस्टर्न पार्ट जो है, सबसे पूर्वी क्षेत्र जो है सिंधु सभ्यता का, ये कहाँ से मैच करता है, ये है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ है, जल्दी से बताओ, पिछले एपिसोड अगर देखा होगा तो जल्दी से बता दोगे, आलमगीरपुर। ठीक है, और सबसे पश्चिमी जो है ये है सुतकांगेडोर, सुतकांगेडोर। और देखो सुतकांगेडोर। अब आप एक चीज देखो कि मैंने पिछले वीडियो में इनकी व्याख्या की और बताया है, ये सारे के सारे क्षेत्र मांडा, आलमगीरपुर, सुतकांगेडोर, दायमाबाद, ये किन नदियों के किनारे स्थित है, मैंने पीछे ही बता दिया था। और इन्हीं में से एक प्रश्न पूछ लिया कि मांडा किस नदी के किनारे है ना, इसका मतलब आलमगीर भी पूछ लेगा, इसका मतलब ये दायमाबाद भी पूछ लेगा, सुतकांगेडोर। ऐसे ही तो आगे प्रोडिक्शन किए जाते हैं, इन्हें कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। आप इस प्रैक्टिस में केवल एक प्रश्न का उत्तर न ढूंढिए, आप इसमें आगे संभावित प्रश्नों के उत्तर तैयार करिए। फिलहाल ये जो मांडा है ये चेनाब नदी के किनारे है, ये पीछे हम बता चुके हैं। तो फटाक से मुझे बता दीजिए कमेंट करके कि सुतकांगेडोर किस नदी के किनारे है, आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है, और दायमाबाद। सब लोग बताएंगे कमेंट करके, और हम देखेंगे किसने सही बताया है, उसको हम आंसर भी करेंगे, हम खुद आंसर करेंगे इसको। ठीक है, कभी कभी हमारा जो टेक्नीशियन है वो चेक करता है तो आंसर नहीं दे पाता, लेकिन हम इसको खुद देखेंगे। आप एकदम इसका आंसर बताइए, और इसके लिए अगर आपको नहीं पता है तो पिछले वीडियो में जरूर जाइएगा। तो मांडा जो है ये चिनाब नदी के किनारे है, जो कि कश्मीर में स्थित है। चलते हैं अगले एपिसोड की ओर। ये इंफॉर्मेशन है, और ये इंफॉर्मेशन अब बहुत जरूरी हो गई है बच्चों, क्योंकि अब एलटी और इसके वैकेंसी भी आ चुकी हैं। दूसरी चीज, आपके जो टीजीटी पीजीटी के जो एग्जाम है दिसंबर में, वो भी होने वाले हैं। तो अब बहुत सारे प्रोग्राम एक साथ चल रहे हैं आपके लिए। जो एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता वाले बच्चे हैं उनके लिए ये जो बैच है ये शुरू हो रहा है। आज डेट क्या है, आज है 4 जुलाई और डे है मंडे। और मैं आपको बता दूं, थर्सडे थर्सडे को जो डेट होगी उसको आप मेंशन कर लीजिए। थर्सडे से ये बैच आपका, हिस्ट्री वाला बैच आपका शुरू होने वाला है। और ये बैच लाइव रहेगा आपका मॉर्निंग में 9 AM। ठीक है, 9 AM ये आपका बैच होगा, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये बैच जो है सीधे फोकस किया जाएगा एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए। और ये कहां से शुरू हो रहा है, ये शुरू हो रहा है मेडिएवल हिस्ट्री से, मध्यकालीन इतिहास से। तो मध्यकालीन के बाद हम आधुनिक भारत पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री, उसके बाद फिर हम एंशियंट पढ़ेंगे। एक साइकिल होता है ना, तो साइकिल कभी भी हम मॉडर्न से शुरू कर देते हैं तो कभी एंशियंट से शुरू कर देते हैं। तो ये जो मध्यकालीन भारत है, मध्यकालीन भारत के पहला चैप्टर है भारत में तुर्की आक्रमण। हालांकि तुर्की आक्रमण में हम यहाँ से जो बिन कासिम के आक्रमण है वहां से शुरू करेंगे, अरब आक्रमण से, फिर महमूद गजनवी का आक्रमण, मोहम्मद गौरी का आक्रमण, उसके बाद दिल्ली सल्तनत, यहाँ से शुरू हो रहा है। ये बिल्कुल पहले दिन से आपका ये बैच शुरू हो रहा है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। पूरा फुल आपको मिलेगा, हर एक टॉपिक की प्रैक्टिस भी कराई जाएगी, मॉक टेस्ट भी होंगे। ऑनलाइन कोर्स है ये, ध्यान रखना, ये ऑनलाइन कोर्स है बच्चों। इसके लिए आपको हमारा साकेत सिविल सर्विसेज का जो ऐप है वो डाउनलोड करना होगा। और ज्यादा जानकारी के लिए आप उसमें जो नंबर दिया है, कॉन्टेक्ट नंबर, उस पर बात कर सकते हैं। फीस वगैरह के बारे में जो आपकी क्वेरी होगी उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो ये स्पेशल बैच कब पूरा होगा, ये क्लास हमारा, ये क्लास पूरा होगा आपके एग्जाम से ठीक 15 दिन पहले। तो जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक, और ये काफी डिटेल्स वाला क्वेश्चन है ना, ये डिटेल्स विस्तार में, फाउंडेशन बैच है ये, एक तरह से जान लीजिए। तो बिल्कुल जो न्यू फ्रेशर बच्चे हैं उनको भी ध्यान में रख करके ये पढ़ाया जाएगा। और जिन बच्चों को क्रैश कोर्स चाहिए रिवीजन के लिए, वो भी अवेलेबल है। 65 लेक्चर में वो कोर्स तैयार किया गया है, उसके लिए भी ऐप में जाकर के आप जानकारी ले सकते हैं। बहुत ही जल्दी पॉलिटिकल साइंस या नागरिक शास्त्र के बारे में भी आपको न्यू बैच की डेट पता चल जाएगी। तो जिन बच्चों का कॉम्बिनेशन है हिस्ट्री और नागरिक शास्त्र का, उनके लिए एक बहुत अच्छा ये
एक तरह से मौका है, इसका फायदा आप उठाएंगे। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 पर हम आ चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सिंधु घाटी की सभ्यता को विश्व की अन्य समकालीन सभ्यताओं से अलग करती है या विशेष बनाती है? ठीक है, देखो इतिहास को ना एकदम बोरिंग अंदाज में मत पढ़ो, इतिहास को ऐसे पढ़ो कि इतिहास आपके लिए एक मतलब एक जिज्ञासा बन जाए, क्यूरियोसिटी बन जाए कि आपको जानने का मन करे। मैं देखती हूँ ज्यादातर बच्चे जो पढ़ते हैं या पढ़ाने वाले भी, उनकी जो स्ट्रेटजी है वो एकदम बोरिंग सा हो जाता है। ऐसा लगता है बहुत सारी चीजें हमको याद करनी है, बिल्कुल नहीं, बहुत सारी चीजें हमको जाननी है। इस तरह से पढ़ना है आपको। आप जब मेरा क्लास करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आपको हम इस तरह नहीं पढ़ाएंगे कि आपको बहुत सारी चीजें याद करनी है, इवन आपको इस तरह से पढ़ाएंगे कि आपको बहुत सारी चीजें जाननी है। और इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका डायरेक्ट कनेक्शन है हमसे और आपसे, है ना। जैसे हम किसी नई जगह रहने जाते हैं तो हम ये जानना चाहते हैं कि हमसे पहले यहाँ कौन रहता था। तो ऐसे ही जिस समाज में हम रहते हैं, जिस देश में हम रहते हैं, उस देश में हमसे पहले कौन था, क्या हमारी उसकी चैन है, कौन कहाँ से कैसे एक सीक्वेंस बना है संस्कृतियों का, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और जब इसको आप को रिलेट कर देते हैं अपने आप से तो बहुत ही मजेदार हो जाता है, बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो इसको आप इस तरह से पढ़िए जिससे कि लंबे समय तक आपको ये याद रहे। तो क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन सी विशेषता सिंधु घाटी की सभ्यता को विश्व की अन्य समकालीन सभ्यताओं से अलग बनाती है? तो पहले बात करेंगे कि विश्व की अन्य समकालीन सभ्यताएं कौन थी, कौन कौन सी थी। तो पहली थी सुमेरियन सभ्यता, है ना, सुमेरियन सभ्यता। अच्छा, सुमेरियन सभ्यता को और किस नाम से जानते हैं हम? एक और नाम इसको बताया था हमने पिछले वीडियो, वो भी बताना। और दूसरी है मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। तो ये दोनों सभ्यताएं भी विकसित थी, लेकिन जो सिंधु सभ्यता थी वे अपने समकालीन इन सभ्यताओं में किसी एक बात को लेकर के थोड़ी सी अलग थी। यानी कि सिंधु सभ्यता की जो एक खास विशेषता है जो कि इन दोनों से भी ज्यादा डेवलप थी। किस मामले में सिंधु घाटी की सभ्यता इन दोनों सभ्यताओं से ज्यादा डेवलप थी वो आपको बताना है। ए धार्मिक विश्वास, बी नगरीय योजना, सी कृषि का विकास और डी राजतंत्र का विकास। तो ये बहुत ही एक प्राउड करने वाली बात है कि हमारी सिंधु सभ्यता अपने समकालीन दूसरी सभ्यताओं से जिस बात में आगे थी वो था नगरीय नियोजन या नगर नियोजन। मैंने पिछली वीडियो में इसके बारे में भी बात की थी। नगर नियोजन में आप देखेंगे किस प्रकार से सिंधु सभ्यता के लोगों ने अपने नगरों को सिस्टमैटिक तरीके से जैसे मैपिंग की गई हो। इसीलिए कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन था बहुत स्ट्रॉन्ग था, बहुत डेवलप था, जिसमें इंजीनियर हुआ करते थे, जिसमें घर ऐसे नहीं बनाए जाते थे, मैप बनाए जाते थे। जैसे आजकल हम देखते हैं पहले मैप पास कराते हैं फिर घर बनवाते हैं, तो वैसे ही कुछ था। क्योंकि जिस तरह से वाटर सप्लाई, जिस तरह से पानी की निकासी की जो व्यवस्था थी, सड़कें थी, ग्रिड सिस्टम फॉलो किया गया था सड़क बनाने में। इस तरह से सभी घरों के दरवाजे एक ही साइड से हुआ करते थे, विंडोज एक साइड हुआ करती थी। और ये सिस्टमैटिक सिटी जो है ये किसी दूसरी कार्य में दिखाई नहीं पड़ती। तो सिंधु सभ्यता बाकी सभ्यताओं से जिस मामले में जो अर्बन इनका जो एक तरह से मैनेजमेंट था वो इनको सबसे अलग और यूनिक बनाता है। इसीलिए सिंधु सभ्यता अपने समकालीन अन्य सभ्यताओं से ज्यादा प्रोग्रेसिव भी मानी गई है ना। खुद स्टूडेंट्स मानते हैं कि ज्यादा प्रोग्रेसिव थी बाकी जो इनकी समकालीन सभ्यताएं थी उसमें। आप देखते हैं कि इसमें जो विशेष नगर योजना थी उसमें क्या था, एक तो नगर जो शहर थे वो ग्रिड सिस्टम यानी कि जाल प्रणाली पर, जैसे ये इस प्रकार से कुछ थे, है ना, इस प्रकार से थे। जैसे यहाँ पर घर बने हुए हैं, ठीक है, यहाँ घर बने हुए हैं ऐसे करके, यहाँ घर बने हुए हैं, फिर ये यहाँ घर बने हुए हैं, और उस तरह से बीच में ये चौड़ी सड़क आप देख रहे हैं, है ना। फिर इनको जोड़ने के लिए ग्रिड सिस्टम बना दिया गया कुछ इस तरह से। और घर जो पूरे शहर थे ना, नगर दो भागों में विभाजित थे, मैंने बताया था, पश्चिमी टीला पूर्वी टीला। पश्चिमी टीला में शायद जो प्रशासनिक तंत्र है वो रहा करता था, पूर्वी टीला में आवास के लिए थे, आम आदमी रहा करते थे। ये सारी बातें हम पीछे कर चुके हैं, ठीक है, पश्चिमी टीले पूर्वी टीले के नाम पर ये बातें हम बता चुके हैं। और कुछ एक नगर थे जहां कुछ अलग विशेषता भी दिखाई दी थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से, पीछे आंसर बताया हमने आपको, हाँ नगरीय नियोजन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन हड़प्पा संस्कृति का एक स्थल है जहां फारस की खाड़ी की मुद्रा उत्खनन से प्राप्त हुई है? देखो मैंने पीछे आपको बताया था ये जो मुद्रा है ना, इसका मतलब मनी नहीं है, इसका मतलब है मुहर। क्या मतलब है इसका? मुहर। तो मोहरें जिन्हें आप स्टंप कहते हैं, मोहरें क्या होती थी? मोहरें जो व्यापारी थे
वो इनको एज़ लाइक मुद्रा यूज़ किया करते थे। व्यापारी इनको इस्तेमाल किया करते थे और ये मोहरें जो है किसी जैसे एक व्यापारी का वर्ग है, उसने अपना एक ऑर्गनाइज़ेशन बना लिया है, तो वो विशेष प्रकार की मोहरें चलाता था। तो इन मोहरों से उसकी पहचान बनती थी, ठीक है? तो ऐसे ही ये जो मोहरें हैं, ये जहाँ-जहाँ मिली हैं, वहाँ से ये पता चलता है कि यहाँ पर कौन-सा व्यापारी वर्ग या किस देश का व्यापारी वर्ग व्यापार करता रहा होगा। इन्हें आप मुद्रा ना समझें, क्योंकि भारत में मुद्रा का प्रचलन 600 ईसा पूर्व में जाकर के हुआ है, जहाँ से आहत मुद्राएँ पंच मार्क जिसको बोलते हैं, उस तरह की जो मिट्टी की टेराकोटा की मुद्राएँ मिली हैं। लेकिन सिंध सभ्यता में मुद्रा तो नहीं थी, मोहरें थीं। लेकिन कई जगह मैंने देखा है, जैसे यहाँ पर भी देख लिया, तो मोहरें मुद्रा लिखी हुई पाती है। आप कन्फ्यूज़ मत होना। आप इस मुद्रा का मतलब समझो मोहर। प्रश्न क्या है कि सिंध इनमें से कौन-सा वो सिंधुकालीन स्थल है जहाँ से फ़ारस की खाड़ी की एक मोहर मिलती है? अब फ़ारस की खाड़ी की मोहर मिलने का मतलब क्या है कि इन फ़ारस के साथ या फ़ारस की खाड़ी के देशों के साथ हड़प्पा सभ्यता का व्यापार होता था, तभी तो उनकी मोहर हमारे यहाँ मिली, अदरवाइज़ वो कैसे आ सकती थी? तो ये जो मोहर है, ये बहुत बड़ा एविडेंस है, वो भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, पुरातात्विक साक्ष्य है और पुरातात्विक साक्ष्य को आप नकार नहीं सकते, क्योंकि वो तो सबूत है, जीता-जागता सबूत है। तो फारस की खाड़ी की जो मुहर सिंधु स्थल से मिली है, वो इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि फारस की खाड़ी के देशों के साथ सिंधु सभ्यता का व्यापार होता था। हमें बताना है वो कौन-सा स्थान है जहाँ से ये मुहर मिलती है। क्वेश्चन समझ में आ गया? सबसे ज़्यादा टाइम हम कहाँ देंगे? क्वेश्चन को पढ़ने में, फिर ऑप्शन को पढ़ेंगे, तब जाकर के टिक करेंगे, जल्दबाजी में नहीं। चलो देख लेते हैं। ए लोथल, बी कालीबंगा, सी मोहनजोदड़ो और डी धौलावीरा। तो वो जगह है लोथल और आप जानते हैं कि लोथल एक बंदरगाह था जहाँ से व्यापार होता था। तो ऑब्वियस सी बात है कि बंदरगाह होने की वजह से यहाँ पर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बराबर होता रहता था, आयात निर्यात होता रहता था। ऐसी स्थिति में यहाँ से फारस की खाड़ी की मुद्रा मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। दुनिया का सबसे प्राचीन गोदीबाड़ा डकयार्ड यहाँ मिलता है लोथल में, दुनिया का वर्ल्ड का सबसे पुराना, ठीक है? साक्ष्य के साथ मिलता है। तो ये जो लोथल है, यहाँ से फारस की खाड़ी की मुहर या मुद्रा प्राप्त होती है और गोदीबाड़ा मिलता है। एक चीज़ और मिलती है लोथल से, 3 युग्मित समाधियों के उदाहरण भी मिलते हैं। 3 युग्मित समाधि का मतलब क्या है कि 3 लोगों को एक साथ यहाँ पर दफन करने की जो परंपरा है, वो दिखाई देती है। ये अपने आप में अद्भुत था। बाकी इनके बारे में हम पीछे बात कर चुके हैं, है ना? इनके बारे में हम पीछे बात कर चुके हैं और जहाँ ज़रूरत होगी और बताएँगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 8 लोथल और चन्हू दड़ों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग क्या था? आप जानते हैं इनका व्यापार काफ़ी ज़्यादा डेवलप था। तो पूछा है कि लोथल और चन्हू दड़ों में जो जो व्यापार, क्योंकि ये दोनों ही व्यापारिक स्थल थे, तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो उद्योग था वो कौन-सा था? ए जहाज निर्माण, बी मनका उत्पादन, सी हथकरघा वस्त्र उद्योग और डी धातु कर्म उद्योग। धातु कर्म मतलब जहाँ धातुओं को गलाने, मेटल को गलाने आदि का काम किया जाता था। तो आपको बताना है कि इन दोनों जगह पर जो उद्योग होते थे, उनमें सबसे महत्वपूर्ण उद्योग कौन-सा होता था, ठीक है? ये आपको बताना है। इसमें चन्नू दड़ों का हम पीछे व्याख्या कर चुके हैं, आप शायद गेस कर चुके हों यहाँ पर, तो आप बता देंगे इसका उत्तर। फिलहाल इसका आंसर है मन का उत्पादन, मन का। मनके क्या होते थे? देखो मनके का इस्तेमाल मोहरों की तरह, मुद्रा की तरह इनका इस्तेमाल किया जाता था, लेन-देन में इनका इस्तेमाल किया जाता था। मन के पत्थर के भी होते थे, मन के जो है वो उसके भी होते थे, पकी हुई मिट्टी के होते थे। आप ऐसे जान लो जैसे कीमती आज जो कीमती जो पत्थर होते हैं ना, वही मन का एक तरह से मान लो आप। इनका आभूषण बनाने में भी प्रयोग होता था, कई तरह से इनका प्रयोग। तो चन्हू दड़ों और लोथल दोनों में ही मनके बनाने का जो उत्पादन था वो अच्छी स्थिति में। इसके बारे में थोड़ा-सा हम लोग और जान लेते हैं। मनके बनाने का जो उद्योग था वो किस प्रकार से होता था। ये जो लोथल है, लोथल गुजरात के अहमदाबाद में है, पहले कल ही बताया था। गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है और चन्हू दड़ो कहाँ है? मोहनजोदड़ो के दक्षिण-पश्चिम में स्थित है चन्हू दड़ो, ठीक है? और ये दोनों ही क्षेत्र व्यापार के लिए प्रसिद्ध थे। एक तरह से ये कमर्शियल और इनके सिटी थे, व्यापारिक नगर थे और चन्हू दड़ो में तो मनका बनाने का बहुत बड़ा कारखाना मिलता है चन्हू दड़ो से। ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर इनमें से केवल एक ही पूछा जाता, केवल कि चनो मनका बनाने का सबसे बड़ा कारोबार कहाँ पर होता था, तो हम चनू दड़ों को लगाते, ठीक है? या चनू दड़ों का सबसे प्रसिद्ध उद्योग क्या था, तो वो मनका उद्योग या मनका उत्पादन हो जाता। अगला प्रश्न हमारा आ चुका है, सिंधु घाटी सभ्यता में सूती वस्त्रों के प्रयोग के प्रमाण कहाँ से मिले हैं?
जल्दी से बता दो इसका आंसर, पीछे बता चुके हैं हम और मैंने पूरा इसकी व्याख्या भी की थी। सूती वस्त्र, देखो अगर सूती वस्त्र है तो कपास भी होता होगा, क्योंकि कपास रॉ मटेरियल है, रॉ कॉटन इसको बोलते हैं, उसके बिना सूती वस्त्र बन नहीं सकते। तो दुनिया में सबसे पहले कपास उत्पादन का, कपास के प्रयोग का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है, ये जो इसका आंसर है, जो ये बहुत बड़ा फैक्ट है। तो आपको बताना है इनमें से वो कौन-सा सिंधुकालीन स्थल है जहाँ से सूती वस्त्र के प्रयोग के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन बी हड़प्पा से, ऑप्शन सी चन्हूदड़ो से और ऑप्शन डी बनावली से। तो आपको अब तक इसका आंसर मिल ही गया होगा, मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्र के प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं, है ना? अब ये साक्ष्य कहाँ-कहाँ मिलते हैं, मतलब मोहनजोदड़ो में कौन-कौन सी चीज़ों से इसके साक्ष्य मिलते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, ये जो मोहनजोदड़ो है, यहाँ से एक मिट्टी का बर्तन मिला है और उस मिट्टी के बर्तन में गीली छाप मिलती है, यानी कि जब मिट्टी का बर्तन नया बनाया गया होगा, गीला रहा होगा, तो उसको एक कपड़े से लपेट दिया गया था और वो कपड़े की जो छाप है, वो उस बर्तन पर बच गई। तो उस छाप की जो जाली है, उससे पता चला है कि ये सूती वस्त्र है, ये सूती, क्योंकि जो एक्सपर्ट है, वो इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो सूती वस्त्र ही था, ठीक है? इसके अलावा जो एक जो 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 पार्श्वपति की जो प्रतिमा, योगी की प्रतिमा मिली है, उन्होंने एक तिपतिया दुपट्टा शॉल ओढ़ रखी है। उस शॉल के जो वस्त्र है, उससे पता चलता है कि इस समय सूती वस्त्र की जानकारी थी। उसका जो कॉर्नर है, डिज़ाइनर, वो सारी चीज़ें ये बताती हैं कि यहाँ पर सूती वस्त्र का एक तरह से इनको जानकारी थी और निश्चित तौर पर यह कपास के उत्पादन का भी सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है। यूनानी ग्रंथों में कपास को सिंडन कहा गया है, सिंडन, ठीक है? जो सिंध नदी से ही निकलता हुआ है, तो इसलिए भी ये प्रमाण है, लिखित पुरातात्विक भी साक्ष्य भी मिला है और साहित्यिक साक्ष्य भी मिला है इसका, ठीक है? सिंडन। चलो, अगला प्रश्न। घोड़े के अस्थि अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अच्छा, एक चीज़ जान लेना, सिंध वासियों को लोहे का ज्ञान नहीं था और घोड़े का ज्ञान नहीं था। लेकिन घोड़े के अस्थि अवशेष संदिग्ध हैं, ध्यान रखना संदिग्ध हैं। अभी तक उस पर ये चल रही है रिसर्च कि ये किसके हैं, कैमल के हैं या इसके यहाँ क्यों कोई उस तरह का कोई और दूसरा एनिमल रहा हो, उसके हैं। क्योंकि घोड़े के स्पष्ट साक्ष्य जो है वो वैदिक काल में मिलते हैं। आर्यों का प्रिय पशु था घोड़ा और घोड़े की वजह से ही वो युद्ध में आगे रहते थे। तो लेकिन घोड़े के कहीं स्पष्ट साक्ष्य तो नहीं मिलते हैं, लेकिन जो अस्थि है घोड़े की, अस्थि अवशेष संभवतः वो घोड़े की ही हो, वो इनमें से कहाँ से पाई गई है? ए मोहनजोदड़ो से, बी हड़प्पा से, सी कालीबंगा से और डी सुरकोटदा से। ये प्रश्न आपको इसका आंसर देना है और इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी सुरकोटदा, ठीक है? सुरकोटदा से लोहे के सॉरी घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं, लेकिन सामान्यतः सिंधु सभ्यता में घोड़े के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया है। दोनों बातें मेरी अच्छे से समझ लेना, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। और सुरकोटदा की खोज जो है किसने की थी? 1964 में किसने की थी? जगपत जोशी या जेपी जोशी ने, जेपी जोशी ने इसको खोजा था सुरकोटदा को और ये कहाँ पर है? ये है गुजरात में, ठीक है? गुजरात में ये स्थित है। पीछे भी इसके बारे में हमने बताया आपको। चलो, अगला क्वेश्चन, गड़े हुए पत्थर के सज्जा परत के युक्त किले की विशालकाय प्राचीर और पाषाण स्तंभों के अवशेष निम्न में से किस स्थल के दुर्ग क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? हिंदी थोड़ी टफ है इसकी, देखो। गड़े हुए पत्थर के सज्जा परत युक्त किले, यानी कि किले की दीवारें, प्राचीर मतलब होता है दीवारें, किले की दीवारें जिस पर पत्थर लगे हुए हैं, सज्जा परत मतलब अलंकृत पत्थर हैं और पाषाण स्तंभ यानी कि पत्थर के खंभे, इस प्रकार के अवशेष इनमें से किस स्थान के दुर्ग क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? दुर्ग, इमारतें दो जगह से मिली हैं ना, ज्यादातर इमारतें कहाँ से मिली हैं? पश्चिमी टीले से ही, जिसको दुर्ग भी बोला जाता है ना? तो इनमें से कहाँ से ये सारी चीजें मिलती हैं? ए धौलावीरा, बी कालीबंगा, सी लोथल और डी मोहनजोदड़ो, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए धौलावीरा। धौलावीरा से ये सारी चीजें मिलती हैं जिनकी बात यहाँ पर लिखी गई है। धौलावीरा के बारे में थोड़ा-सा हम जान लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा? इसकी व्याख्या क्या होगी? तो देखो ये जो धौलावीरा है,
ये वास्तव में दुर्ग क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। बहुत बड़ा एक नगर था धौलावीरा, बहुत विशालकाय नगर था और ये जैसे अधिकांश हड़प्पा स्थल 2 भागों में विभाजित थे, ये 3 भागों में त्रिस्तरीय विभाजन था। बीच में मध्यमा भी पाया गया है, ठीक है? पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला और मध्यमा बीच में, है ना? ये पाया गया है। तो बहुत बड़ा नगर था और यहाँ से पाषाण स्तंभों के अवशेष पाए गए हैं। और एक क्वेश्चन और मैंने आपको बताया था कि यहाँ से एक चीज और पाई गई है धौलावीरा से, शायद नहीं बताया था, आज के लिए छोड़ दिया था। यहाँ से एक श्वेत पाषाण खंभ पाया गया है जिसमें सिंधुकालीन जो अक्षर है, लिपि है, स्क्रिप्ट है, वो लिखे गए हैं, जो कि एक नेम प्लेट, ये दुनिया की सबसे पुरानी नेम प्लेट थी जिस पर ये एक साथ इतने अक्षर लिखे हुए, क्योंकि अभी इसको डिकोड नहीं किया गया है तो ये नहीं पता चल पाया है कि ये क्या है, ठीक है। और धौलावीरा की खोज किसने की है? धौलावीरा की खोज जो है ये की है 1967-68 में जेपी जोशी ने ही इसकी खोज की धौलावीरा। और धौलावीरा कहाँ है? धौलावीरा गुजरात में है, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मुझे पता चल रही है कि धौला का मतलब होता है सफेद और वीरा का मतलब होता है कुआं, इसलिए इसका नाम पड़ गया धौलावीरा, ऐसा कुछ यहाँ पर पाया गया है। और जल प्रबंधन के बेहतरीन साक्ष्य भी यहाँ से मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? अभी अभी मैंने शुरुआत की तो आपको बता दिया था, सैंधव सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? इतिहास का काल विभाजन बताया था, कौन कौन सा? प्री हिस्टोरिक यानी कि प्रागैतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक यानी कि आदि ऐतिहासिक काल, और हिस्टोरिक यानी कि ऐतिहासिक काल। तो अगर आपने पिछली व्याख्या पढ़ी होगी तो आप समझ गए होंगे। तो किस काल से संबंधित है? ए पूर्व पाषाण काल, बी आद्य ऐतिहासिक काल, सी नव पाषाण काल और डी ऐतिहासिक काल। तो ये प्रोटो हिस्टोरिक यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। ऐसा क्यों? क्यों आद्य ऐतिहासिक काल? क्योंकि आद्य ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जिस काल में हमें संस्कृतियों या सभ्यताओं में लिपि के साक्ष्य तो मिलते हैं, स्क्रिप्ट तो मिलती है, लिपि के साक्ष्य तो मिलते हैं, लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। यानी कि वह इतिहास का वह भाग जिसमें लोगों को लिखने का ज्ञान तो था, लेकिन उनके द्वारा लिखी गई बातों को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। उन्हें हम इतिहास के मिडिल पार्ट यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक या आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं। जबकि जहां से इनको पढ़ा जाने लगा है वो ऐतिहासिक काल में शुरू हो जाते हैं। जैसे भारत में ऐतिहासिक काल की शुरुआत कहाँ से होती है? ऐतिहासिक काल की शुरुआत होती है महाजनपद काल से, 600 ईसा पूर्व से, ठीक है। लेकिन ये जो है सैंधव सभ्यता, ये आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित थी। अगला क्वेश्चन है, यूनानियों को कपास का ज्ञान भारतीयों से हुआ। यूनानियों ने कपास का ज्ञान किससे सीखा? भारतीयों से। और यूनानी कपास को क्या कहते थे? अभी मैंने बताया, आंसर आपको मिल गया होगा। ऑप्शन सी सिंडन। क्या कहते थे? सिंडन कहते थे ये। और सिंडन शब्द से ही ये पता चलता है कि इसका कहीं ना कहीं हड़प्पा से संबंधित था। तो हड़प्पा वासियों द्वारा कपास की खेती की गई, इसके एक साक्ष्य तो हमें मोहनजोदड़ो से मिले और बाकी यहाँ से यूनानी लेखों में मिले हैं, ठीक है। यूनानी कपास को सिंडन कहते थे और यूनानियों ने, क्योंकि हमारी अभी हड़प्पा कालीन स्क्रिप्ट तो पढ़ी नहीं जा सकी है, तो यूनानियों की पढ़ी जा सकी है, तो इससे हमें पता चलता है। तो सिंडन और सिंध नदी की समानता के आधार पर इसको हड़प्पा से जोड़ा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है? ठीक है, कौन सा हड़प्पा स्थल हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है, ये आपको बताना है। ए चन्हूदड़ो, बी मकरान, सी मांडा और डी शोतुरघई। तो इसका आंसर हो जाएगा डी शोतुरघई। शोतुरघई कहाँ है जान लेते हैं। शोतुरघई अफगानिस्तान में है, ये अफगानिस्तान में है, ठीक है, याद रखना अफगानिस्तान। और ये जो है अफगानिस्तान में स्थित है और इसकी जो एक तरह से ज्योग्राफी है वो किस जगह पर है? ये हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में ही है। अगर आप मैप में इसको देखेंगे तो उसी स्थान पर इसको पाएंगे, ठीक है। बाकी के बारे में हम आपको बता चुके हैं। मकरान कांगेडोर के पास है, चनूदड़ो आपको बता चुके हैं मोहनजोदड़ो के पास, मांडा कश्मीर में चेनाब नदी के तट पर है। ये सारी चीजें आपको पता चल। चलो क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इस प्रकार के प्रश्नों को बहुत सावधानी से, क्योंकि ये अपने आप में 4 प्रश्न हैं। ये देखने में लग रहा है एक प्रश्न है लेकिन 4 प्रश्न है ये। एक भी अगर गलत आप नहीं पता होगा तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो कौन सा सुमेलित? ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले क्या करना है, जैसे ही प्रश्न आपके सामने आए आप बता दो, आप अंडरलाइन कर दो क्या पूछा है।
सुमेलित है या नहीं, तो इनको पूछना है सुमेलित नहीं है। कभी कभी क्या पूछता है, कौन सा सुमेलित है, अभी आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। इसका मतलब 3 सुमेलित है, 3 सही है, 1 गलत है, जो गलत है वही सही है। ठीक है, ऑप्शन ए धौलावीरा। ये सब कौन है, ये सब इनकी खुदाई, जिन्होंने एक तरफ है स्थान स्थल हड़प्पा कालीन, दूसरी तरफ है इनके खुदाई करने वाले पुरातत्वविद जो हैं। ठीक है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा नाम है जो कि गलत है, जिन्होंने उस स्थान की खुदाई नहीं कराई है, वही इसका आंसर होगा। तो ए धौलावीरा, आर एस बिष्ट, बी लोथल बी के थापर, सी हड़प्पा दयाराम साहनी और डी सुरकोटदा जीपी जोशी। अभी अभी आपने पीछे देखा, सुरकोटदा की खुदाई जेपी जोशी ने की थी, बिल्कुल सही है। हड़प्पा की दयाराम साहनी ने की, ये भी आपको पता है। धौलावीरा भी मैंने पीछे ही बताया, आर एस बिष्ट ने की। लेकिन लोथल की खुदाई बी के थापर ने नहीं की, लोपर की खुदाई की थी एस आर राव ने। ये वाला गलत है, इसलिए ये सही है। इसकी खुदाई किसने की थी, सही आंसर जान लो, किसने की थी इसकी खुदाई, वी के थापर, सॉरी एस आर राव, एस आर राव ने इसकी खुदाई की थी, ना कि वी के थापर ने। इसलिए ये वाला जो युग्म है वो गलत है। आंसर मिल गया हमें ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है। अब देखो, वहां पर था सुमेलित नहीं है, यहाँ पर पूछा है सुमेलित है। ऐसा हमने इसलिए आपका ध्यान, जहां पर हमको लगता है कि ह्यूमन एरर हो सकती है, गलतियां हो सकती हैं, वहां हम आपको थोड़ा अलर्ट कर देते हैं, जिससे कि आपकी आदत बन जाए एग्जाम में। अब बताना है कौन सा सुमेलित है। हड़प्पा, गोदीवाड़ा, इसका मतलब इसमें 3 गलत है, 1 सही है। हड़प्पा में गोदीवाड़ा मिला है कि नहीं, जल्दी बता दो। लोथल मंदिर नुमा संरचना, सुरकोटदा घोड़े के अवशेष, मोहनजोदड़ो कब्रिस्तान एच, है ना। अब देखो, हड़प्पा से गोदीवाड़ा नहीं मिला है, बल्कि कहाँ से मिला है गोदीवाड़ा, हमें लोथल से मिला है। ठीक है, लोथल में मंदिर नुमा संरचना बिल्कुल नहीं, हड़प्पा के किसी भी स्थल से मंदिर नुमा संरचना नहीं मिली है। सुरकोटदा में घोड़े के अवशेष मिले हैं, अभी अभी हमने देखा। और कब्रिस्तान एच मोहनजोदड़ो में नहीं, बल्कि हड़प्पा में है। तो सही जो है वो मात्र एक है, ऑप्शन सी सुरकोटदा घोड़े के अवशेष, ये आपको यहाँ पर राइट आंसर मिल जाता है। ठीक है, ये ऐसे में देखो, ये एक एक प्रश्न में 4 4 प्रश्नों के उत्तर पूछने की स्किल आपकी देख लेते हैं। एक प्रश्न में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको पता हो, इसलिए ऐसा किया जाता है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन। परावर्ती हड़प्पा यानी कि पोस्ट हड़प्पन, हड़प्पा सभ्यता के बाद की पुरा सामग्रियों के साथ चित्रित धूसर पात्र, पात्र मतलब बर्तन, मृदभांड भी कहते हैं। तो चित्रित धूसर मृदभांड परंपरा के अवशेष कहाँ से मिलते हैं हड़प्पा काल के पतन के बाद। ए रोपड़, क्योंकि जब हड़प्पा का धीरे धीरे पतन हुआ तो उन्हीं के अवशेषों पर दूसरी संस्कृतियों का उदय हुआ ना। तो उन्हीं में से एक तो पीछे झोकर झाकर आपने देखी थी, दूसरी है चित्रित धूसर मृदभांड। चित्रित धूसर मृदभांड क्यों कहा गया है, क्योंकि ये जो बर्तन इस्तेमाल करते थे मिट्टी के, उनके रंग कलर के आधार पर इसको चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति का नाम दिया गया है। तो ये कहाँ से मिलते हैं, किस हड़प्पा परवर्ती हड़प्पा साक्ष्य से ये पता चलता है कि ये संस्कृति वहां पर विकसित हुई थी। ठीक है, आपको ये बताना है। ए रोपड़ से, बी भगवानपुरा से, सी बनावली से, डी जोधपुर से। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भगवानपुरा से। कहाँ है भगवानपुरा, जान लेते हैं इसको। ये जो देखो, थोड़ा सा हम इसको चित्रित मृदभान संस्कृति के बारे में बता दें कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और जम्मू के कई क्षेत्रों में की है। तो वहां से परवर्ती हड़प्पा कालीन कुछ संस्कृतियों के साक्ष्य मिले हैं, जिनमें उत्तरी और पूर्वी पूर्वी क्षेत्रों के परवर्ती हड़प्पा स्थल में चित्रित हड़प्पाई मृदभांड प्रयोग करने वाले लोगों की संस्कृति के बारे में पता चलता है। और इनमें जो बर्तन है, कुछ तो खैर अलग अलग प्रकार के भी हैं, लेकिन ज्यादातर चित्रित धूसर मृदभांड ही हैं। और इनमें से जो है भगवानपुरा में इस प्रकार के चित्रित जो धूसर मृदभांड है वो बड़ी मात्रा में मिलते हैं। इंग्लिश में इनको बोलते हैं पेंटेड ग्रे वेयर, है ना। पीजीडब्ल्यू के नाम से भी ये जाने जाते हैं, पेंटेड ग्रे वेयर। ठीक है, तो पीजीडब्ल्यू के नाम से भी इनको आप जान सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, निम्न में से किस एक स्थान से उत्तरवर्ती, उत्तरवर्ती और परवर्ती, ये ध्यान में रखना क्या है, दोनों एक ही है, उत्तरवर्ती और परवर्ती। एक मिनट को देख लें, हिंदी में बड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। हाँ ठीक है, यानी कि हड़प्पा के बाद ये पूछा है निम्न में से
नहीं, 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 हाँ, ये हिंदी में बहुत बेया आप प्री और पोस्ट इंग्लिश में याद रखो, प्री और पोस्ट, है ना? प्री हड़प्पन, यहाँ पे देखो, ये जो प्री हड़प्पन है, तो प्री हड़प्पन में को हम क्या बोलते हैं? उत्तर, उत्तर नहीं बोलेंगे, इसको पूर्ववर्ती बोलेंगे भई, पूर्ववर्ती, है ना? और जो पोस्ट हड़प्पन है, जो पोस्ट हड़प्पन है, उसको हम क्या बोलते हैं? परवर्ती, परवर्ती। अब यहाँ इंग्लिश नहीं दिया है ना, तो थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न हो रहा है। इसमें क्वेश्चन नंबर 18 में। तो इसमें जो उत्तरवर्ती हड़प्पा काल, मालवा और जोरवे तीनों संस्कृतियों के साक्ष्य मिले हैं, वो स्थान आपको बताना है, जहाँ से उत्तरवर्ती हड़प्पा, जहाँ से हड़प्पा, मालवा और जोरवे तीनों संस्कृतियों के साक्ष्य मिलते हैं, वो जगह कौन-सी है? ए लोथल, बी इनामगाँव, सी दायमाबाद और डी रंगपुर। तो ये जगह है सी दायमाबाद, जो कि कहाँ पर है? ये है प्रवरा नदी के किनारे उत्तरी महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में दायमाबाद, यहाँ से इन सभी के साक्ष्य मिलते हैं। जोरवे संस्कृति का तो बहुत ज़्यादा साक्ष्य यहाँ पर मिलता है महाराष्ट्र में। तो हड़प्पा काल, मालवा, इन सब के बारे में आपको जानकारी, थोड़ा-सा और इसके बारे में जान लेते हैं। तो इनमें जो है महाराष्ट्र से, ये महाराष्ट्र में स्थित है, ध्यान रखना दायमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। और यहाँ से जो साक्ष्य मिलते हैं वो कहाँ-कहाँ से मिलते हैं? महाराष्ट्र से नासिक, जोरवे, नेवासा, दायमाबाद, चंदौली, सोनेगांव, इनामगांव, है ना? और दायमाबाद इनमें सबसे महत्वपूर्ण है, जहाँ से ये शुरुआती आरंभ से लेकर के आगे परवर्ती हड़प्पा तक के साक्ष्य मिलते हैं। यानी कि आरंभ से लेके अंत और उसके आगे तक के सारे साक्ष्य एक साथ मिल जाते हैं दायमाबाद से। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के संदर्भ में दिए गए तथ्यों में से कौन सही ढंग से सुमेलित है? इसके बारे में पीछे हमने बात की थी, इतिहासकारों में एक मत नहीं है। वो कहते हैं इतनी विकसित सभ्यता अचानक कैसे नष्ट हो गई? सबका अपना-अपना मत है। तो ये 4 नाम हैं इन इतिहासकारों के, इन्होंने अपने-अपने मत दिए हैं, सामने लिखे हुए हैं, आपको बताना है कौन-सा सही है। इतिहासकार और उनके मतों में जहाँ समानता होगी वही हमारा आंसर होगा, फूट के आधार पर हमें बताना है, ठीक है? पहला हमारा ऑप्शन है गार्डन, सामने लिखा हुआ है विदेशी आक्रमण। सेकंड ऑरेल स्टाइन, जलवायुगत परिवर्तन। तीसरा है डैलेस, भौगोलिक घटनाक्रम। और चौथा है बी एन मिश्र, भूगर्भ स्थलीय परिवर्तन। आपको बताना है विद्वानों का जो विचार है कौन सा इसमें सही है, कौन सा विचार सही है जो ये बताता है कि सिंधु सभ्यता का पतन इन कारणों से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 पर हम लोग आ चुके हैं। तो इसमें जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, सभी सही हैं। सभी ने जो ऑप्शन दिए हैं वो बिल्कुल सही है। देखो मार्शल कहते हैं कि जो है यहाँ पर गार्डन, चाइल्ड, मार्शल, इसका एक ही मत है। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि गार्डन और जो मार्शल हैं वो दोनों ही विदेशी आक्रमण का समर्थन करते हैं, जो ये कहते हैं कि आर्यों ने, आर्य संस्कृति के जो संस्थापक थे, वैदिक संस्कृति के संस्थापक या आर्य, इन्होंने आक्रमण किया, अचानक आक्रमण किया, जिसकी वजह से सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। इसके प्रमाण क्या-क्या हैं ये पीछे हम बता चुके हैं आपको, ठीक है? इसके अलावा जो ये ध्यान देना, आरएल स्टाइन जो है, आरएल स्टाइन मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन की वजह से इनका पतन हुआ है, इन्होंने ये माना है, ठीक है? और कुछ इतिहासकार मानते हैं भौगोलिक घटनाक्रम की वजह से ये हुआ है। जिनमें ये जो नाम है, और भूगर्भ स्थलीय वाले जो है ये बी.एन. मिश्र, तो ये सभी सही हैं इनमें। 1, 2, 3, 4 जितने भी युग्म हैं ये सही आंसर है आपका, इनके पतन के संदर्भ में, विद्वानों के विचारों के संदर्भ में। क्वेश्चन नंबर 20, सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो सबको पता ही है, ए पशुपति, बी कृष्ण, सी वरुण और डी विष्णु। तो ये पशुपति जो कि शिव का प्रतीक है, शिव पूजा का मैंने बताया। भगवान शिव की पूजा के सबसे प्राचीन साक्ष्य सिंधु सभ्यता से ही मिलते हैं। शिवलिंग की पूजा के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य भी हमें सिंधु सभ्यता से ही मिलते हैं। अगर कभी प्रश्न पूछा जाए भारत में मूर्ति पूजा के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो सिंधु सभ्यता से प्राप्त होते हैं। भारत में भगवान शिव की आराधना के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, वो भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। लेकिन मंदिर का कोई भी साक्ष्य यहाँ से नहीं मिलता है। भारत में स्पष्ट रूप से मंदिर के प्रमाण जो हैं वो गुप्त काल से मिलते हैं, आगे जाके तो बताएंगे, ठीक है? और बाकी ये जो कृष्ण है, इनकी, कृष्ण और विष्णु ये भागवत धर्म में आगे चल करके पूजे गए हैं। और वरुण जो है ये वैदिक कालीन देवता है, आगे इनकी बात आएगी। तो इसका सही आंसर आपको मिलेगा।
शैव धर्म का आरंभ किस काल से माना जाता है? बिल्कुल सही आंसर है आपका हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले भगवान शिव की आराधना का साक्ष्य मिलता है और वो भी पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है, तो obvious सी बात है कि सबसे प्राचीन इनको माना जाएगा सिंधु काल से ही। किस स्थान से प्रसिद्ध पुरोहित की आकृति प्राप्त हुई है? प्रसिद्ध पुरोहित की आकृति इनमें से किस स्थान से प्राप्त हुई है? ठीक है, ए हड़प्पा, बी लोथल, सी दायमाबाद, डी मोहनजोदड़ो। तो पीछे हम जान चुके हैं, मोहनजोदड़ो से ये साक्ष्य मिलता है और मोहनजोदड़ो को ये साक्ष्य क्या है? एक योगी के रूप में, योगी के रूप में यहाँ पर ये मिलते हैं और पद्मासन की मुद्रा में ये योगी बैठे हुए हैं, जिनके दाईं ओर चीता, हाथी और बाईं ओर गैंडा और भैंसा चित्रित है और बाकी की हम पीछे बता ही चुके हैं। तो ये माना गया है कि ये जो योगी है, जो कि आंख बंद करके बैठे हुए हैं पद्मासन में, ये कोई और नहीं बल्कि पांच पुरोहित जो है ये योगी। देखो, एक तो यहाँ से योगी की प्रतिमा मिली है, एक आदि शिव पुरोहित की भी मिली है, दो चीजें मिली हैं। एक तो एक योगी की प्रतिमा है और एक पाशुपति की भी प्रतिमा है। तो पाशुपति की जो प्रतिमा है वो शिव की उपासना का साक्ष्य है और ये जो पुरोहित है ये ध्यान मुद्रा में, ये योगी की मुद्रा। ऐसा मालूम पड़ता है कि ये लोग ध्यान आदि किया करते थे, पद्मासन लगाया करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिंध वासियों का मुख्य भोज्य पदार्थ क्या था? मुख्य भोज्य पदार्थ वैसे तो बहुत सारे थे लेकिन मेन क्या था? ए गेहूं और चावल, बी गेहूं और जौ, सी चावल और जौ, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। है ना, मुख्य भोजन इनमें से क्या था सिंधु सभ्यता का, ये आपको जानना है। तो आप अगर अनुमान लगा पा रहे हो तो बताइए जल्दी से, पीछे मैंने बता ही दिया है हालांकि, लेकिन सही आंसर इसका होगा गेहूं और जौ। गेहूं और जौ इनका मुख्य उत्पाद था, जिस मुख्य पदार्थ था जिसको ये डेली भोजन में प्रयोग किया करते थे। ठीक है, मुख्य खाद्यान्न था। लोगों को कहीं कहीं चावल की भूसी मिली है तो ऐसा मालूम पड़ता है कि चावल के भी इनको साक्ष्य, चावल का भी उत्पादन ये लोग किया करते होंगे। इसके अलावा कपास, खजूर, तरबूज, मटर, राई, सरसों, तिल, इन फसलों का भी ज्ञान था सिंधुवासियों को। ठीक है, और मतलब बनावली से बहुत अच्छी क्वालिटी का जौ मिलता है, बनावली की खुदाई से। लोथल से आटा पीसने की चक्की के दो पार्ट मिलते हैं, जिससे पता चलता है ये गेहूं उससे पीसते होंगे, आटा पीसते होंगे। ठीक है, और जैसे कई पेड़ों के साक्ष्य, जो 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 मृदभांड है, जो मुद्राएं, जो मोहरें हैं, उन पर कई पेड़ों की प्रतिमाएं बनी हुई हैं, चित्र बने हुए हैं, जैसे कि पीपल, खजूर, नीम, नींबू, केला। तो इससे ये पता चलता है, क्योंकि वृक्ष की जानकारी थी, जाहिर सी बात है कि उनके फल भी ये लोग प्राप्त करते होंगे, इस्तेमाल करते होंगे। इसका आंसर आपको मिल गया है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्न में से किसके समकालीन नहीं थी? समकालीन थी नहीं, नहीं थी बताना है। हमने अभी तक आपको केवल ये बताया है समकालीन थी, किसके समकालीन नहीं थी ये नहीं बताया, वही बताना है। सिंधु घाटी सभ्यता इनमें से किसके समकालीन नहीं थी? मिस्र, मेसोपोटामिया, ये तो दो पता है आपको, चीन और क्रीट। आंसर आपका सी और डी में ही होगा। आंसर आपका कहाँ होगा? सी और डी में ही होगा। तो आंसर है सी, चीन की सभ्यता। अब देखो, सिंधु घाटी की सभ्यता जो है मिस्र, मेसोपोटामिया एवं क्रीट की सभ्यता के समकालीन थी। पर क्रीट का नाम क्यों नहीं आया? क्योंकि इनके साथ इनका व्यापार नहीं होता था। ठीक है, समकालीन थी। और लेकिन मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताएं ज्यादा विकसित थी, क्रीट की सभ्यता ज्यादा विकसित नहीं थी। तो मिस्र और मेसोपोटामिया के साथ ही हड़प्पा का व्यापार होता था। ठीक है, इसके अलावा जो है सभी स्थलों से प्राप्त तो केवल समानता है, इनमें समानता भी एक रूपता भी है। मेसोपोटामिया सभ्यता जिसे सुमेरियन सभ्यता भी कहते हैं, यहाँ तो चंदक सभ्यता जैसे बर्तन, मोहरे, बहुत सारी चीजें मिली हैं। ठीक है, और क्रीट की सभ्यता में जो है यहाँ भी कुछ समानताएं पाई गई हैं, लेकिन विस्तृत संबंध यहाँ से नहीं था ज्यादा। ये चीज आपने देखा होगा। इसलिए चीन की सभ्यता के साथ तो कोई संपर्क ही नहीं था सिंधु सभ्यता के लोगों का, कहीं भी ये साक्ष्य नहीं मिलते हैं कि चीन की सभ्यता, हाँ, चीन में सभ्यता थी उसमें हुआंग हो नदी के किनारे चीन की सभ्यता विकसित हो रही थी। लेकिन मेसोपोटामिया और मिस्र के समान हड़प्पा वासियों का इनसे कोई संपर्क था कि नहीं, इसके बारे में अभी तक कोई साक्ष्य नहीं मिले। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस शब्द में एक छोटा और नियमित रूप से लगने वाला बाजार निहित है? एक कौन सा शब्द है जिसका संबंध एक छोटे बाजार से और नियमित रूप से? आपने देखा होगा अभी भी बाजार लगते हैं नियमित रूप से, साप्ताहिक बाजार लगते हैं, पाक्षिक बाजार लगते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ए पट्टन, बी हट्टिका, सी नगरम, डी मंडपिका। तो आपने देखा होगा
हट्टिका, हट्टिका निकला हाट से, हाट बाजार बोलते हैं ना, हाट। तो हाट शब्द से हट्टिका निकला हुआ है और प्राचीन काल से ही ये हाट जो है हट्टिका के रूप में नियमित रूप से, जैसे साप्ताहिक रूप से लगता है, संडे को लगना है, थर्सडे को लगना है, तो वहाँ सब लोग इकट्ठा होकर के आते हैं यहाँ से खरीदारी करने के लिए। इस प्रकार के बाजार लगते हैं जिनका समय, स्थान और दिन सब पहले से ही निर्धारित होता है। तो ये थे बच्चों आज के हमारे क्वेश्चंस। इसी तरह से क्वेश्चन हम लाते रहेंगे। देखो आज का जो गैप हो गया ना, वो किसी हमारे व्यक्तिगत कारण से हो गया। जैसे ये एपिसोड आज मंडे को आपको मिल जाना था, बट ये मिलेगा आपको ट्यूसडे को। रीजन ये है क्योंकि बहुत बिजी होने की वजह से ये बन नहीं पाया। अदरवाइज हम एक दिन के गैप पर आपको देंगे। बाद में हो सकता है डेली बेसिस पर भी, कई बच्चे डिमांड कर रहे हैं डेली बेस पर चाहिए। तो पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आप जितना इंटरेस्ट से इसको पढ़ेंगे, अच्छे अच्छे कमेंट्स करेंगे, शेयर करेंगे, हमारा मन उतना ही अच्छा करेगा इसको और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने का और अच्छे से अच्छे व्याख्या करने का, जिससे कि आप, क्योंकि हमें पता चलेगा ना कि आप इसको पढ़ रहे हैं, तो हमारा और भी मन लगेगा इसको बनाने में। ठीक है? तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही।